So hello everyone, welcome to EduMix Study Hub. My name is Sandeep and this is my very first class video with you all. I'm really excited to start this journey together. Okay, so on this channel you will find simple and clear explanation of history, politics of class 9 to 12th, and also we'll try to cover other subject and even IGNOU topics. The goal is to make learning easy, interesting, and useful for your exams. Okay. So now let's begin our first lesson. So today we'll cover. So today's our topic is लिंग संवेदीकरण समाज और संस्कृति. Okay. And I prepared slides so that you can understand everything step by step. Okay. So let's begin. Okay. So first I want to tell you something, like, as I have made this slide, so the slide is not uh, only for BGDG subject, but here I have tried to cover all the topics from this chapter. Okay, so आपको इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कहीं आपको जाने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसमें मैंने पूरी चीजें कवर करने की कोशिश करी है. एंड साथ ही साथ हमारे पास हमने इसके असाइनमेंट भी रखे हुए हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि, और जो मैंने रिसर्च किया है तो मुझे लगता है कि जो हमारे एग्जाम्स बन के आते हैं, लाइक जो कि आप लोगों के एग्जाम बन के आते हैं, उससे पहले आपको जो असाइनमेंट दिए जाते हैं वो होते ही इसीलिए ताकि अगर आपके पास कम समय है और अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो पहले से, तो आप उसको करते करते कुछ तो चीजें कवर कर लो. ओके, सो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि सारी चीजें कवर करूं. ओके, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले आती है मुख्य अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट विद एक्सप्लेनेशन. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज सेक्स वर्सेस जेंडर. सेक्स पुरुष और महिला के बीच जैविक बायोलॉजिकल अंतर. ओके, जैविक बायोलॉजिकल ओके अंतर. एंड सेकेंड इज जेंडर, समाज द्वारा तय की गई भूमिकाएं और अपेक्षाएं. लड़की का जन्म, जैविक लैंगिक गुड़िया से खेलना, समाज के सीख. तो सबसे पहले क्या है, सेक्स, पुरुष और महिला के बीच जैविक यानी कि बायोलॉजिकल अंतर. इससे आप क्या समझते हैं कि सिंपली ओके पहले लेते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि पुरुष और महिला, हमें कैसे पता चलता है कि कोई अगर कोई पुरुष है या कोई महिला है, क्या ऐसा कुछ है कि कुछ लिखा हुआ है उनके ऊपर कि किसी के सिर पे लगा हो, किसी को कुछ, मतलब कोई वो लेके नहीं घूम रहा ना, कोई साइन बोर्ड लेके नहीं घूम रहा कि मैं महिला हूं या मैं पुरुष हूं. तो इसका मतलब क्या है, हमें पता कैसे चलता है, ये जैविक अंतर की वजह से. और ये चीजें भी कैसे हैं, हमें नहीं पता था ना स्टार्टिंग में कि उनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो वो महिलाएं होंगी या उनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो पुरुष होंगे. तो ये चीजें क्या है, ये हमारे समाज के थ्रू बना के दी गई है. हमारे समाज यानी जो स्टार्टिंग से जो भी होंगे तो उनके थ्रू ये चीजें स्टार्ट की गई. उनके थ्रू ये बताया गया कि भैया आप पुरुष हो अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप का है, और आप महिला हो अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप का है. या और देखा जाए तो और दोनों में ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं. अब आते हैं जेंडर, समाज द्वारा तय की गई भूमिकाएं और अपेक्षा, जो भी बताया मैंने आपको. एंड अब आता है लड़की का जन्म. अब क्या, लड़की का जन्म जब होता है तो लड़की का जन्म हम लड़की कैसे बोलते हैं उनको, लड़की, क्योंकि ये समाज द्वारा तय की गई है. तो सबसे पहले आता है जैविक लैंगिक गुड़िया से खेलना, समाज की सीख. तो लड़कियों के लिए समाज ने क्या बनाया है कि लड़की है वो मोस्टली चीजें होंगी जो गुड़िया से खेलेंगी, या तो फिर उनको टॉयज भी देंगे. तो टॉयज मोस्टली होते हैं कि घर के बर्तन, मतलब जो कि बर्तन वगैरह होते हैं, आपने देखे होंगे अपने घर वगैरह में बच्चे खेलते हुए. तो मोस्टली यही होता है कि लड़कियों के लिए वैसी चीजें लाई जाती हैं जो उनसे रिलेटेड है. ओके, तो इस तरह से हमें पता लगता है कि नहीं वो लड़की है और उसे लड़की की तरह सीख दी जाती है, खेलना कूदना बोलना, ठीक है, हर चीज उसके अकॉर्डिंग सिखाई जाती है. अब आता है जेंडर सोशलाइजेशन. अब बचपन से परिवार, स्कूल, मीडिया के जरिए बच्चे को लड़के लड़कियां कैसे व्यवहार करते हैं वो सिखाया जाता है. अब इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग से होता है ना, कि जो
ओके, स्टार्टिंग से क्या होता है, जो टीवी, जो हम टीवी देखते हैं तो टीवी पे भी जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं अलग ही होती हैं ना, महिलाएं अलग दिखती हैं, उनके पहनने का ओढ़ने का ढंग है ना, उनके बात करने का ढंग। इवन अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे देखोगे या टीवी पे हम नॉर्मली जब मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मोस्टली जो कि महिलाएं होती हैं उनको एक अलग मतलब वो दी जाती है, उनको एक जो उनकी भूमिकाएं होती हैं मूवीज के अंदर वो भी मतलब मोस्टली वही होती हैं। कोई माँ बनती है, कोई बहन बनेगी, कोई पत्नी बनेगी, कोई प्रेमिका, लाइक जो कि रिलेशनशिप वगैरह होते हैं तो उसके अंदर तो इस टाइप की चीजें दी जाती है। नहीं उनको में मोस्टली जो देखा जाए तो उनको मेन रोल नहीं मिलता है ना। बेशक आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें होती हैं कि बहुत सारी मूवीज में आप देखोगे तो लड़कियां भी सेम ही मतलब कि लड़कों की तरह सेम रोल में होती हैं, हीरो का रोल वो करती हैं हीरो की जगह। तो ऐसी चीजें हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा जेंडर रोल्स एंड स्टेरियोटाइप्स। अब इसमें क्या है, रोल्स किस काम को किस लिंग के लिए उचित माना जाता है। अब भी मैंने आपको जैसे बताया मूवीज वगैरह के बारे में ना, तो उसमें एक रोल डिसाइडेड होता है ऑलरेडी कि लड़कियों के लिए ये रोल होंगे, लड़कों के लिए ये रोल होंगे। और मोस्टली जो कि हार्ड वाले जो भी रोल होते हैं वो लड़कों के लिए ही होते हैं, है ना। उन्हीं के लिए माना जाता है। अगर कोई एक्शन है कुछ है तो लड़कों को ज्यादा दिया जाता है। इवन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो लड़कों को ज्यादा वो मिलती है लड़कियों के मुकाबले, है ना। लड़कों को ज्यादा फ्रीडम मिलती है। स्टेरियोटाइप तय सोच, जैसे पुरुष मजबूत है, महिलाएं घरेलू हैं, महिलाओं की स्वतंत्रता और अवसर कम हो जाते हैं। एंड इवन अगर देखा जाए रोल्स के मामले में अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पर अगर हम लेटेस्ट टाइम की बात करें तो रोल्स के अंदर क्या है कि महिलाओं को बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ने का मौका मिलता है ना। तो बट अगर हम देखें अपना असाइनमेंट, ओके, तो महिलाओं की श्रम बल सहभागिता एक आकलन, ओके, ये आपके असाइनमेंट में से है। भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं की श्रम बल सहभागिता दर, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है बहुत ही कम है ना। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में ये दर लगभग 25 से 27 की थी, ओके, जबकि पुरुषों की क्या है 70% से ज्यादा है। तो नहीं, सिंपल सी बात क्या है कि इससे ही हमें पता चलता है कि लड़कियों आज के टाइम पर भी इवन लड़कियों को कितना पीछे रखा जाता है या उनकी सोच को कितना सीमित कर दिया गया है ना। तो यानी क्या गया कि तय की गई सोच है ये, है ना, जिसमें कि पुरुष को मजबूत माना जाता है, उनको बहुत सारी फ्रीडम मिलती है, बट महिलाओं को मोस्टली घरेलू माना जाता है। खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, बड़े बड़ों की सेवा करनी है, घर की सफाई करनी है, ये वो बहुत सारी चीजें आती हैं। ओके, सो महिलाओं की स्वतंत्रता और अवसर कम हो जाते हैं इसकी वजह से, है ना, जैसे कि अभी हमने देखा रिपोर्ट। अब आता है रिप्रोडक्टिव वर्सेस प्रोडक्टिव वर्क। अब ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव क्या होता है, घर का काम, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल। और प्रोडक्टिव में क्या आता है, पैसा कमाने वाला काम। लाइक मैंने एक ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस है इनके अंदर, रिप्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव वर्क। अब रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन, इसमें क्या होता है, परिवार को चलाने और मानव जाति की निरंतरता सुनिश्चित करने से संबंधित कार्य और जिम्मेदारियां। ओके, यानी कि जो चीजें कि समाज ने हमें दी है, जिसमें कि जो मानव जाति के निरंतरता यानी कि उनके द्वारा जो बनाई गई है, उन्होंने जो अभी तक बनाए हुए हैं उसी को फॉलो करना। उदाहरण के लिए बच्चों को जन्म देना, है ना, उनकी देखभाल करना, पानी लाना, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, ये सारी चीजें आ जाती हैं प्रजनन यानी प्रोडक्टिव के अंदर। अब विशेषताएं क्या है, ये आमतौर पे अवैतनिक, घरेलू और अक्सर निजी क्षेत्र में अदृश्य कार्य होते हैं। यानी क्या है कि ये सारी चीज, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलती है ना। अगर आप घर में देखोगे, अपने पेरेंट्स को देखोगे, मम्मी को देखोगे, वो बहुत सारे काम करते हैं ना, आपको बचपन से लेकर के इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, और पालना पोसना, इवन बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करती हैं, है ना। घर में खाना बनाना, कई बार होता है कि अगर पापा से लड़ाई हो जाती है या किसी महिला के अगर उनके पति से लड़ाई हो जाती है तो भी वो कुछ थोड़ा बहुत मतलब बोलती हैं या फिर थोड़ा टाइम बाद वो शांत हो जाती हैं, है ना। वो ज्यादा कुछ एक्शन नहीं करती है, ज्यादा कुछ वो मतलब उस चीज को झेल जाती हैं। तो
इस टाइप से चीजें क्या होती है, उसे प्रजनन माना जाता है। उनके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती है, अगर वो चाहे तो उल्टा जवाब दे, बट वो नहीं करती वो चीजें। अब आती है प्रोडक्टिव, उत्पादक, है ना। प्रोडक्टिव में उत्पादक, तो वस्तुओं या सेवाओं से उत्पादन के लिए किया जाने वाला कार्य जो उपभोग या व्यापार के लिए हो सकता है। अब इसमें क्या जाता है, प्रोडक्टिव में सिंपल उत्पादक से समझ गए होंगे ना, प्रोडक्टिव यानी चीज बनाने वाला, यानी कि ये क्या सिंपल एक पैसा बनाने वाला कह सकते हो आप सिंपल ये लैंग्वेज में, जिसमें कि आपको पैसा मिलता है। खेती या व्यापार जैसे औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करना, मजदूरी पे काम करना, बाजार विनियम के लिए धन उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करने वाला श्रम कहलाता है। यानी प्रोडक्टिव में क्या जाता है, जिसमें कि उनको पैसे मिलता है उस काम के, है ना। अगर उन्होंने कुछ काम किया उसके लिए उनको पैसे पे किए जाते हैं। बट प्रजनन यानी कि प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव में ऐसा नहीं होता है। ओके ओके, तो देन हमारा नेक्स्ट क्या है, सॉरी ओके, अब आता है हमारे जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब जेंडर बेस्ड वायलेंस में क्या आता है, इसमें घरेलू हिंसा है, दहेज, यौन शोषण, एसिड अटैक, मानसिक हिंसा, गरीब, विकलांग, दलित महिलाओं पर दोहरी मार। अब इसमें क्या होता है, घरेलू हिंसा से हमें क्या पता चलता है, लाइक हिंसा समझ देख के ही पता चलता है ना कि हिंसा मतलब कि जो कि घर में लड़ाई झगड़ा होता है या बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक पहले के टाइम पर अगर आप देखा जाए तो क्या होता था कि खासकर गांव वगैरह में, इवन आज के टाइम पर भी होता है, यूपी, बिहार, राजस्थान इन जैसे जगहों पे मोस्टली होता है, जिसमें कि लड़कियों की बाल विवाह करा दिया जाता है बहुत सारे लोगों का। देन उसके बाद क्या होता है कि उनको उनके साथ यौन शोषण होता है ना। उनको दहेज के लिए उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। इवन वो सारी चीज छोड़े, बट अगर अभी हम रिसेंटली केस देखें ग्रेटर नोएडा का, दिल्ली के पास जो है ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर, तो वहां का भी एक केस बहुत ज्यादा चला था सोशल मीडिया वगैरह पे, जिसमें क्या होता है कि एक जो लड़का होता है वो अपनी वाइफ को पहले तो मतलब जो मैंने इवन उसके ऊपर जो रिसर्च किया तो उसमें क्या होता है कि उसने पहले जब उससे शादी करी तब उसको पहले दहेज के लिए बहुत तंग किया, है ना। दो ही गॉट सो मच, लाइक बहुत सारी चीज उसको मिली थी, बट स्टिल वो दहेज के लिए पहले बात तो उसके पीछे था, ठीक है, कि दहेज के लिए उसको तंग करना, उसको और भी चीजों में घसीटना। देन उसके बाद कि इवन उसके बच्चे भी थे, जितना मुझे सुनने में आया था, उसके बच्चे भी थे। तो वो क्या करता है कि अपनी वाइफ को जला देता है ना। इवन मैंने उसकी जलती हुई फोटोज मतलब जो कि डाली गई थी इन पे सोशल मीडिया पे, वो देखी थी मैंने, तो बहुत मतलब देख करके ही बहुत अजीब सा फील हुआ। लाइक सोचो कि कितना गलत है ये चीज, है ना। बट स्टिल ये चीजें हो रही हैं, एंड ये सारी चीजें देखे, और यही सेम चीजें अगर देखी जाए अभी हरियाणा केस में भी हुआ था, जिसमें कि आई थिंक कोई टीचर थी जो 19 ईयर के अराउंड कुछ थी, तो वो जाती हैं तो उनको भी मतलब मार के फेंक दिया जाता है। यानी ऐसी चीजें होती हैं, है ना। एसिड अटैक, इसके लिए लाइक मैंने अभी कल या परसों मतलब नॉर्मली मैं रील चला रहा था इंस्टा पे, तो मैंने उसमें देखा कि एक केस आया, उसके मतलब निकल के उसमें एक केस आया, ठीक है, जिसमें क्या था कि बाहर कंट्री थी कोई, आई थिंक नाइजीरिया, नहीं मीन्स आउट ऑफ इंडिया का था केस, जिसमें क्या होता है कि अपने कि वो अपने बॉयफ्रेंड, सॉरी, जो कि लड़का होता है वो किसी को प्रपोज करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, बट उसको मना कर देती है। तो उससे वो गुस्सा होकर क्या करता है कि उसके ऊपर एसिड फेंक देता है ना। एसिड फेंक देता है, लाइक कि सोचिए कि कैसे मतलब कि उसने वो चीजें फेस करी होंगी, बट वो एसिड फेंक देता है जिससे कि उसका पूरा फेस खराब हो जाता है। देन आगे चल के उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइप से केसेस बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो कि बहुत गलत है ना। मानसिक हिंसा होती है, और खासकर आप देखा जाए गरीब, विकलांग, दलित महिलाओं पर दोहरी मार। गरीब, विकलांग, दलित महिलाएं क्या होती है, लाइक इसमें सिंपली देखा जाए तो एक तो पहले से गरीब है ना, बहुत सारी चीजों में परेशान होंगी, पता नहीं उनके घर में उनको कैसा रखा गया होगा, नहीं गया होगा, पता नहीं उनको पढ़ने का भी, इवन पढ़ाई में भी उनको आगे बढ़ाया गया नहीं गया, बट इस टाइप से चीजें हैं। तो उसमें क्या है, वो विकलांग है, इवन वो विकलांग है साथ में, तो उनसे पहली बात तो उनको बहुत सारी चीजों में परेशानी होती है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता सही से, ठीक है। इवन उनके जो खुद के घर वाले होते हैं, बहुत सारे केसेस में होता है कि उनके घर वाले ही उनको पसंद नहीं करती हैं उन महिलाओं को, है ना।
और जबकि फिर उनकी शादी वगैरह होकर जब अपने पति के घर जाती हैं तो उन्हें वहां पे और ज्यादा चीजों को झेलना पड़ता है, परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इस टाइप की चीजें होती हैं। ओके, सो अब आता है हमारा 6th पॉइंट है जेंडर एंड मीडिया रिप्रेजेंटेशन। अब मीडिया महिलाओं को सुंदर घरेलू सजावट का सामान के रूप में दिखाती है। अब सामान तो खैर नहीं कह सकता, ठीक है, बट हाँ देखा जाए तो नॉर्मली अगर आप देखोगे आज के अभी भी नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे न्यूज वगैरह भी आते हैं जिसमें कि सोशल मीडिया के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि बताया जाता है कि कौन महिलाएं कैसे दिखती हैं, कितनी सुंदर हैं, इस टाइप की चीजें आती हैं। और नॉर्मली देखा जाए तो उनकी बहुत ज्यादा तारीफ होती है, किस लिए? उनकी सुंदरता को लेकर के, है ना, सुंदरता को लेकर के, सजावट को लेकर के, इन सब चीजों के लिए उनको बहुत ज्यादा वो किया जाता है। अब आता है इसमें विज्ञापन, है ना, विज्ञापन बहुत बड़ा मतलब एक रोल वो करता है आज के टाइम पे। फेयरनेस क्रीम, बहुत सारे क्रीम्स वगैरह है ना जो कि आपको बताती है आप गोरे हो जाओगे, आपको उससे ये फायदा होगा वो फायदा होगा। तो स्टीरियोटाइप्स को मजबूत करता है। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है ना कि जो कि चीजें नहीं होती हैं, है ना, कहीं ना कहीं जो चीजें नहीं होती बट आपको ऐसा दिखाया जाता है कि वो चीजें होंगी, है ना। देन उसके बाद आता है 7 पॉइंट हमारा जेंडर, कल्चर एंड सोसाइटी। जो हमारा इसका वो है टाइटल है इस चैप्टर का। ओके, संस्कृति और समाज लिंग भूमिकाएं तय करते हैं, विवाह जाति धर्म तय करते हैं कि नारी की जगह कहाँ है। अब जेंडर, कल्चर एंड सोसाइटी का मतलब क्या है कि जेंडर के हिसाब से बहुत सारी चीजें तय की जाती है ना, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा अभी। तो क्या होता है कि महिलाओं के लिए ना एक सीमित चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो है ना बहुत सीमित है। अगर उनकी जो फैमिली वाले होते हैं डिसाइड करते हैं विवाह करा दिया, ठीक है, विवाह कराने के बाद क्या होता है अपने पति के घर जाती हैं। अब पति के घर जाने के बाद उनके पति के ऊपर अब बात आती है कि उसको पढ़ने देंगी आगे नहीं पढ़ने देंगी, या उसको घर में ही रखना चाहते हैं, या उसको कैसा मतलब उसके उसके खुद की कोई मतलब वो नहीं है, फ्रीडम नहीं है वो, ठीक है। तो वो सारी कौन डिसाइड कर रहा है? वो संस्कृति और समाज लिंक मतलब जो डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से चीजें हो रही हैं। देन हमारा 8th पॉइंट है डिसेबिलिटी एंड जेंडर। अभी हमने पढ़ा ना विकलांग महिला वाला, तो इसी का है। विकलांग महिलाएं दोहरी समस्या, प्लस विकलांगता। पहले तो महिलाएं हैं ऊपर से विकलांग है तो और ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। शिक्षा, नौकरी, विवाह में अधिक भेदभाव, और उनको शिक्षा भी सही से नहीं मिल पाती है। नौकरी के लिए भी उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। विवाह में अधिक भेदभाव, ठीक है। तो आज के टाइम पे अगर हम नॉर्मली देखें, ठीक है, तो क्या होता है बहुत सारे सेक्टर्स में महिलाओं को भी बहुत मतलब आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का मौका मिलता है, अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट देखते हैं अपने असाइनमेंट में से, बदलता हुआ दृष्टिकोण, है ना। अभी अगर हम देखें तो हाल के वर्षों में नारीत्व की परिभाषा में बदलाव आ रहा है। आज महिलाएं केवल पारंपरिक भूमिकाओं में नहीं बल्कि नेतृत्व, विज्ञान, खेल, सेना और कारोबार में भी सफलता प्राप्त कर रही हैं। जिसमें की आती है मिताली राज, पीवी सिंधु, कल्पना चावला जो फर्स्ट मतलब वुमेन थी स्पेस जाने वाली इंडिया से, नैना साहनी आईएएस। जैसे महिलाओं ने सिद्ध किया है कि नारीत्व कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक हो सकता है। ओके, तो ये क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि अच्छी भी है, बट हाँ महिलाओं को इस चीज के लिए आगे निकल करके उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। उनको अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी, उसकी जरूरत है। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वैसे मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि मैं ट्राई करूंगा कि उस चीज का सोल्यूशन दे सकूं। एंड वन थिंग आई वांट टू शेयर, लाइक मैंने ट्राई किया था, लाइक मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में मैं असाइनमेंट भी कवर करूंगा जिसमें कि आपको और नॉलेज मिले, बट फॉर नाउ इट इज ऑल, है ना। इसमें मैंने मोस्टली सारी चीजें कवर करी है, बट जो असाइनमेंट है नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि असाइनमेंट अच्छे से मतलब सिर्फ असाइनमेंट के लिए उस वीडियो को बनाऊं और उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं चीज़ों को, जिससे कि आपकी नॉलेज और मतलब अच्छे से गेन कर पाएंगे आप और समझने में आसानी होगी। तो अब आते हैं असाइनमेंट और परीक्षा के लिए ज़रूरी बातें। अब असाइनमेंट, ओके,
तो असाइनमेंट क्या है कि लाइक नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, बट इसके बारे में पहले जान लेते हैं असाइनमेंट क्यों जरूरी है। लाइक हम सोचते हैं ना कि असाइनमेंट, कई बार होता है हम दूसरों से असाइनमेंट बनवा लेते हैं, कई बार होता है कि हम असाइनमेंट्स को यूं ही छोड़ देते हैं, ठीक है, जब आती हैं तो कहीं से हमने बाइक किया कहीं और फिर अपलोड कर दिया या फिर सबमिट कर दिया। तो उस चीजें नहीं करनी, ठीक है, इट इज माई एडवाइस। क्योंकि ये क्या होता है 30 मार्क्स का असाइनमेंट होता है और बिना असाइनमेंट के पहली बात तो परीक्षा दे नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं कि नहीं दे सकते, बट इसके बिना देने का कोई फायदा है नहीं, है ना। जब तक आपका 30% नहीं जोड़ेगा असाइनमेंट में से तब तक आपको पास नहीं माना जाएगा। सेकंड चीज क्या है, असाइनमेंट से परीक्षा में फायदा, असाइनमेंट मिलते ही आपको इसलिए है ताकि आप उससे जो कि आपके पास बहुत कम समय बचा है उस कम समय में चीजों को आप कवर कर पाए, ठीक है। तब और लास्ट आता है परीक्षा में उत्तर लिखने का तरीका। नॉर्मली क्या होता था पहले, मैंने भी जो कि अपने टाइम पे किया है कि मैं बहुत सारी चीजों को ना मैं बिल्कुल ही उसमें लिख देता था, पैराग्राफ के साथ पैराग्राफ टाइप का लिख देता था। तो वो चीजें नहीं करनी है, ठीक है, उससे उनको बहुत कंफ्यूजन होती है, देन आपके मार्क्स कटने का भी डर होता है। उससे बढ़िया है कि हमेशा परिभाषा पहले लिखें, क्या है नहीं है, आपको जो भी चीजें नॉलेज है पूरी अच्छे से लिखें, उसके बाद थोड़ा सा उसको उदाहरण दे दें, देन उसके बाद निष्कर्ष लिखें, है ना, इन शॉर्ट, मतलब कि शॉर्ट लैंग्वेज में उसका निष्कर्ष लिख दें कि इसमें क्या क्या चीजें आपने बताई। सर आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी करनी हो, आपको कुछ पूछना हो, देन आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, यू कैन कमेंट, है ना, आई विल ट्राई टू गिव यू सॉल्यूशन सून। ओके, सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।